एकदम पॉइंट पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो थोड़ी डार्क है, लेकिन बहुत ही आकर्षक है। एक ऐसी छिपी हुई दुनिया जहां हमारे रोजमर्रा के मनोवैज्ञानिक तंत्रों को इंसानी व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए हथियार बना दिया जाता है। और सच कहूं तो ये कोई दूर की बात नहीं है। हेर फेर या मैनिपुलेशन हमारे चारों ओर हर दिन हो रहा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि अक्सर वो लोग ऐसा करते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। डेटा को जब बारीकी से देखा जाता है तो एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल सामने आता है। क्या इंसान सच में अपने फैसले खुद लेता है, या फिर हमारे हर एक कदम, हर एक निर्णय को कुछ अदृश्य मनोवैज्ञानिक लीवर्स के जरिए चुपचाप कंट्रोल किया जा रहा है? स्वस्थ प्रभाव और डार्क साइकोलॉजी के बीच की लाइन सच में एक धागे जितनी बारीक होती है। एक तरफ हेल्दी इन्फ्लुएंस है, जहां सबका फायदा है, पारदर्शिता है और असली विकल्प होते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें से नैतिकता यानी मोरालिटी को हटा दिया जाता है, तो एक आम सा इंसानी कनेक्शन भी जबरदस्ती, धोखे और भावनात्मक शोषण का एक बेहद खतरनाक हथियार बन जाता है। सेक्शन 1, द डार्क ट्रायड के अंदर। इस खतरे को असल में समझने के लिए मानव स्वभाव के सबसे खतरनाक तत्वों को समझना होगा। मनोविज्ञान की दुनिया में इसे द डार्क ट्रायड कहा जाता है। इसमें 3 अलग अलग लेकिन बहुत ही आक्रामक पर्सनैलिटी टाइप शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये ऐसे गुण हैं जो जब आपस में मिलते हैं तो एक बेहद कठोर, संवेदनहीन और चालाकी भरी मानसिकता तैयार करते हैं। इस ट्रायड के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला है नार्सिसिज्म, जहां इंसान में खुद को बहुत महान समझने की भावना होती है और दूसरों के लिए कोई हमदर्दी नहीं होती। दूसरा है मैकियावेलियनिज्म, मतलब ऐसा स्वार्थ जो पूरी तरह से कैलकुलेटेड हो। और तीसरा साइकोपैथी, जिसमें इंसान बिना कुछ सोचे समझे काम करता है और उसे कोई पछतावा नहीं होता। रिसर्च बहुत साफ तौर पर दिखाती है कि इन गुणों वाले लोग संगठनों में भारी तबाही मचाते हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि ये वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों तरह के सत्तावाद की बिल्कुल समान रूप से भविष्यवाणी करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि चालाकी और हेरफेर किसी खास राजनैतिक विचारधारा या सीमा को नहीं मानती। हम बस यहाँ डेटा को देख रहे हैं और डेटा यही बताता है। सेक्शन 2, भावनात्मक हेरफेर के जाल। कंट्रोल का ये पूरा साइकिल अक्सर 3 स्टेजेस में चलता है। इसकी शुरुआत होती है लव बॉम्बिंग से, जहां शुरुआत में ही इतने स्नेह की बारिश की जाती है कि सारे डिफेंस गिर जाते हैं। फिर बात आती है एहसानों के बोझ की, जिसे मजबूर पारस्परिकता कहते हैं। और फिर बहुत जल्द ये स्थिति त्रिकोणीकरण यानी ट्रायंगुलेशन में बदल जाती है। आसान शब्दों में कहें तो दिमाग में दूसरों के प्रति शक पैदा करके इंसान को उसके अपनों से, उसके सपोर्ट सिस्टम से पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाता है। एहसान का बदला चुकाने की ये मजबूरी हमारे दिमाग पर कितनी हावी होती है, इसका एक बहुत ही मशहूर वाकया है। एक बार एक 10 साल की फूल बेचने वाली बच्ची ने लोगों को मुफ्त में फूल दिए, लेकिन बदले में कोई भी टिप या रिटर्न गिफ्ट लेने से साफ मना कर दिया। पता है क्या हुआ? वहां मौजूद सारे बड़े लोग बहुत ज्यादा असहज और गुस्सा हो गए। उनका गुस्सा इसलिए नहीं था कि बच्ची ने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसने पारस्परिकता के उस गहरे मनोवैज्ञानिक नियम को तोड़ दिया था जो कहता है कि कुछ मिलने पर बदले में कुछ देना ही पड़ता है। यहीं पर सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर कोई ऐसा इंसान जिस पर पूरी तरह भरोसा न हो अचानक से कोई बड़ा एहसान करे या गिफ्ट दे, तो वो अक्सर एक ट्रोजन हॉर्स की तरह होता है। बाहर से देखने में बहुत लुभावना, लेकिन असल में इसे जानबूझकर इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि बाद में हेरफेर करके अपनी बात मनवाई जा सके। सेक्शन 3, मनोवैज्ञानिक नियंत्रण की रणनीतियां। अब बात करते हैं कंट्रोल के सबसे खतरनाक तरीके की, गैसलाइटिंग। ये किसी की वास्तविकता को पूरी तरह से मिटा देने जैसा है। इसमें मैनिपुलेटर हर बात से मुकर जाता है, लगातार झूठ बोलता है और सारा दोष सामने वाले पर मढ़ देता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जो तब तक चलता है जब तक कि पीड़ित अपने खुद के दिमाग, अपनी भावनाओं और अपनी यादों पर ही भरोसा करना बंद ना कर दे। एक और कमाल की तकनीक है रिवर्स साइकोलॉजी यानी उल्टा मनोविज्ञान। मार्क ट्वेन की उस कहानी के टॉम सॉयर को याद कीजिए, जो बहुत ही चालाकी से अपने दोस्तों को बाढ़ पर सफेदी करने के लिए बेवकूफ बनाता है। मैनिपुलेटर्स भी बिल्कुल यही करते हैं। वे मनोविज्ञान में जिसे रिएक्टेंस या विद्रोही प्रवृत्ति कहते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। वो एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां इंसान को वो काम करने के लिए उकसाया जाता है जो वो असल में नहीं करना चाहता। बस उसके सामने एक नेगेटिव रिएक्शन देकर उसकी विद्रोही भावना को ट्रिगर कर दिया जाता है।
और ये सिर्फ किताबों या कहानियों की बात नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि कॉरपोरेट दुनिया में हर 100 में से 5 सीईओ में साइकोपैथिक लक्षण देखे जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है कि सिर्फ पावर पाने और उसे बनाए रखने के लिए ऐसे लोग वर्कप्लेस की रियलिटी को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ देते हैं। सेक्शन 4 रक्षा की पहली पंक्ति। तो सवाल ये है कि इन गहरे मनोवैज्ञानिक हमलों से बचा कैसे जाए। इसका सबसे बड़ा हथियार है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अपनी खुद की भावनाओं और ट्रिगर्स को पहचानना, अपने इम्पल्स को कंट्रोल करना और सही मायने में सहानुभूति का इस्तेमाल करना। इससे कोई भी उस नकली जल्दबाजी और प्रेशर से खुद को बाहर निकाल सकता है। सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग जैसे हेरफेर के तरीकों को पहचानने का यही सबसे असरदार तरीका है। मैनिपुलेटर्स को निरस्त करने के यानी उनके हथियार छीनने के कुछ बहुत ही सटीक तरीके हैं। सबसे पहले तो तुरंत जवाब देने से बचें, इससे उनकी बनाई हुई जल्दबाजी खत्म हो जाती है। इसके अलावा एक बहुत ही शानदार तकनीक है जिसे फॉगिंग कहते हैं। फॉगिंग का सीधा सा मतलब है कि बिना कोई साफ सहमति दिए बात को टाल देना या बहुत ही गोलमोल जवाब देकर कॉन्वर्सेशन को वहीं खत्म कर देना। इन तरीकों से बड़ी आसानी से बाउंड्रीज सेट की जा सकती हैं। सेक्शन 5 द डार्क मिरर से बचना। जब पाला किसी ऐसे इंसान से पड़े जो बाउंड्रीज की बिल्कुल इज्जत नहीं करता, तो एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी काम आती है, ग्रे रॉक मेथड। नाम से ही पता चलता है, ट्रैकिंग के रास्ते पर पड़े एक ग्रे रंग के पत्थर की तरह बिल्कुल उबाऊ और न्यूट्रल बन जाना। जब कोई पूरी तरह से उदासीन व्यवहार करता है तो वो उस अटेंशन और उस नार्सिसिस्टिक सप्लाई को काट देता है जिसकी मैनिपुलेटर को सबसे ज्यादा प्यास होती है। जब इमोशनल रिएक्शन पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं तो मैनिपुलेटर का इंटरेस्ट अपने आप खत्म होने लगता है, क्योंकि उससे वो ड्रामा नहीं मिलता जो उसे चाहिए। इसके लिए बातचीत को बस काम तक सीमित रखना होता है और कोई भी पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करनी होती। हालांकि एक्सपर्ट्स की एक सख्त चेतावनी भी है कि इमोशनल सुन्नपन या खुद से कट जाने से बचने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल बहुत ही कम और संभल कर करना चाहिए। जैसा कि हमने देखा, अकेलापन एक मैनिपुलेटर का सबसे बड़ा हथियार होता है। इसलिए इस साइकिल को तोड़ने का एक ही तरीका है रियलिटी को डॉक्यूमेंट करना शुरू करना, हर सबूत को इकट्ठा करना और भरोसेमंद लोगों या प्रोफेशनल्स की मदद लेना बहुत ज़रूरी है ताकि इंसान सच्चाई से जुड़ा रहे और इस मायाजाल से बाहर निकल सके। मानव स्वभाव के इस अंधेरे आईने में झांकने के बाद अंत में बस एक ही सवाल बचता है, क्या इंसान इन रणनीतियों को असली जिंदगी में पहचानने और इस खतरनाक खेल का मोहरा बनने से इनकार करने के लिए तैयार है? ये बुनियादी विश्लेषण आने वाली एडवांस्ड डिफेंस स्ट्रैटेजीज के लिए एक मजबूत बेस तैयार करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर पार्ट 2।